हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मैं एमपी एचजीएस मेंस एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप पीसीएसजे या एचजीएस किसी भी स्टेट का देते हैं तो ये सेक्शन पूछा ही जाता है, क्योंकि इन सेक्शंस का यूज न्यायालय द्वारा ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है। न्यायालय के अधिकारी ही इनका यूज करते हैं और उनको बेहतर तरह समझते हैं। अभी एग्ज़ाम थोड़ा दूर है, फरवरी में है और उसके बढ़ने के फिलहाल कोई चांस नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए आप लोग लगे रहिए, जितना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जितना आप लग सकते हैं लगे रहिए। ये कतई मत सोचिए कि एग्ज़ाम बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो कुछ होगा वो अभी होगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं इसी का ही परिणाम निकलेगा। अगर परीक्षाएं बढ़ जाती हैं तो जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं इसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो ऐसा ना होने पाए, बिल्कुल लगे रहिए। फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए ये अच्छी बात है। तो आज मेरा उद्देश्य ये बताने का है कि यूपी एचजीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, जो मेंस होगा, उसका जो ये सेकंड पेपर है प्रोसीजर का, वो लेंदी होता है। वैसे तो सारे पेपर लेंदी होते हैं, जितने भी पेपर हैं हमारे 5 वो सारे के सारे लेंदी हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब में ए बी तो लगा ही होता है। और देखा जाए तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है, पूछा जाता है उसमें, और जो उसके साथ बी होता है, साथ वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कम डिटेल होता है, यानी कि उसमें कम लिखना पड़ता है। लिखना तो सब में ही पड़ता है, लेकिन कितना लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है, आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। अगर हम इन 3 चीज़ों पर विचार करके अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम में हम लिख ही नहीं पाएंगे। सारे प्रश्नों के साथ आप न्याय कर ही नहीं पाएंगे। 3 घंटे का समय, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अब आप सोचिए कि एक क्वेश्चन के लिए आप कितना समय देंगे। तो इसलिए आपके नोट कंसाइज होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, और जो कुछ पूछा जा रहा है आपके प्रश्न में वो उत्तर आना चाहिए। लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जिस सेक्शन के संबंध में या जिस भी टॉपिक पर वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आप बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप केस ला भी दे सकते हैं, लीडिंग केसेस भी दे सकते हैं। ये सब करने से सिर्फ समय ही खराब कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रश्न में एक्चुअली पूछा क्या गया है। जो कुछ पूछा गया है उसको आप कितना ब्रीफ, कंसाइज और सॉलिड रूप में बता सकते हैं। समय भी बचे और आपका उत्तर भी पूरा हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा लंबे लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं कि आपने लिखा क्या है, आपने उसका आंसर कैसे किया है, और अपना आंसर आपने उतने शब्दों में जितना आपने लिखा है ब्रीफली, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और मैं अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू करने की सोच रहा हूं। यदि आपने इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें दी, हम तक पहुंचाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको नोट्स बना बना करके
देने की सोच रहा हूँ। तो चलिए, ये तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो दे रहा हूँ, तो कुछ बातें करने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत काम की बातें कर लेते हैं। बहुत से भाई बहनों को जिनको पता नहीं है उनको ये पता लग जाएगा, जो समझते हैं कि नहीं हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। नोट्स जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, या जिनको समय नहीं मिल पा रहा है नोट्स बनाने का, उन भाई बहनों के लिए जरूरी है कि ये वीडियो देखें। क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों के अधीन जमानत निरस्त की जा सकती है? सिर्फ वो परिस्थितियां पूछ रहा है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो आपको वो सारे सेक्शंस मेंशन करने हैं जो इससे संबंधित है, और ब्रीफली आपको उन सारे सेक्शंस को लिखना है। तो चलिए आंसर को शुरू करते हैं। धाराएं 436(2), 437(5) और 439(2), इन सभी का उद्देश्य जमानत की सुविधा का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार कर न्याय हित का संरक्षण करना है। ये तो हो गए इन सारे सेक्शंस के का माटो क्या है। तो ये तो माटो हो गया। ये सारे सेक्शंस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो उस जमानत का दुरुपयोग ना करें, और अगर वो दुरुपयोग करते हैं तो फिर न्याय पराजित हो सकता है। इसलिए न्याय हित का संरक्षण करने के लिए ये जरूरी है कि जिन्हें जमानत दी गई है अगर वो उसका दुरुपयोग करते हैं, उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं जिन शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई है, तो न्यायालय उन्हें पुनः गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है या गिरफ्तार कर सकता है। तो धाराएं 436(2), 437(5) और 439(2) सभी का उद्देश्य जमानत की सुविधा का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार कर न्याय हित का संरक्षण करना है। दूसरा पैरा आप लिखेंगे, यद्यपि संहिता जमानत निरस्त किए जाने तथा अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान तो करती है। समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि सेम आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मेरा लिखा हुआ है, आप दिमाग में बिठा लीजिए और अपने शब्दों में अपनी भाषा में लिख दीजिए। यद्यपि संहिता जमानत निरस्त किए जाने तथा अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान तो करती है, लेकिन उन आधारों को सूचीबद्ध नहीं करती जिन आधारों पर जमानत निरस्त की जा सकती है। उन आधारों का वो उनको लिस्टेड नहीं करती, उनको सूचीबद्ध नहीं करती है। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ये प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान, वो जो प्रावधान है वो उसको पुनः गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है, जमानत निरस्त किए जाने का प्रावधान है, लेकिन किन आधारों पर जमानत निरस्त की जाएगी इसकी कोई सूची हमारे सीआरपीसी में नहीं लगी हुई है। ये आप समझ लीजिए। तो जिन आधारों पर जमानत निरस्त की जा सकती है उनकी कोई सूची हमारे पास नहीं है। ये हमने बता दिया, पहले बता दिया हमने, अपने कम शब्दों में ये बता दिया कि ये सेक्शंस रिलेटेड हैं इससे, और इनका उद्देश्य क्या है, माटो क्या है। इसके बाद बता दिया हमारी संहिता में क्या व्यवस्था है, जमानत निरस्त किए जाने की व्यवस्था क्या है, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हम एक धारा ले लेते हैं, धारा 436(2). यही एक धारा है, इस धारे का उपक्लाज है जो एक अपवाद मानी जा सकती है, जिसमें यह जरूर बताया गया है कि इस धारा में जमानत पर पुनः रिहा न किए जाने का एक आधार स्वीकार करती है। यानी कि अगर वो शर्तों का पालन नहीं करता, न्यायालय में हाजिर है, तो उसको पुनः गिरफ्तार कर लिया जाए या उसको पुनः रिहा न किया जाए। इसकी व्यवस्था 436(2) करती है। सीआरपीसी आप उठा के देख लीजिएगा। तो धारा 436(2) ये स्वीकार करती है कि जहां कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय तथा स्थान के संबंध में बंध पत्र की शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है, यही बात 436(2) में बताई गई है कि अगर जिन शर्तों पर उसे जमानत दी गई है उस शर्तों के पालन में वो विफल रहता है, या वो जो समय और स्थान की व्यवस्था की गई है कि आप अमुक समय अमुक स्थान में उपलब्ध होंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं तारीख पड़ती है, अगर वो जाता है तो वही एक व्यवस्था है जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि उनको तारीख पड़ रही है, तो तारीख का मतलब यही है कि समय और स्थान पे उनको जाना चाहिए।
तो समय तथा स्थान के संबंध में बंध पत्र की शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है, वहां न्यायालय जमानत पर रिहा करने से इसे इनकार कर सकता है। ये बात बताई गई है धारा 36(2) में, तो हमें ये बता देना है, क्योंकि हमने आपको 3 धाराएं बताई हैं, धारा 436(2), धारा 437(5) और धारा 439(2). तो अभी हमने 436(2) बताया, जिसमें हमें एक अपवाद देखने को मिलता है जमानत निरस्त करने का। इसके अलावा किसी भी सेक्शन में जमानत निरस्त करने की कोई व्यवस्था या कोई ऐसे आधार हमको देखने को नहीं मिलते हैं। वो आधार हमको देखने को कहाँ मिलेंगे, इस क्वेश्चन में हम आगे लिखेंगे। तो अब ये भी बता देना है कि धारा 436(2) लागू कहाँ होती है। तो धारा 436(2) उन्हीं मामलों में लागू होती है जिनमें रिहा किया गया व्यक्ति अजमानती अपराध के आरोपी से भिन्न है। यानी कि धारा 436(2) में जो अपवाद बताया गया है, जिसमें ये कहा गया कि उस व्यक्ति को पुनः रिहा नहीं किया जाएगा यदि वो बंध पत्र की शर्तों के पालन करने में विफल रहता है, असफल रहता है, तो वो व्यक्ति ऐसा हो जो अजमानती अपराध का आरोपी ना हो। तो सीधा सा मतलब है कि उसके ऊपर जमानती अपराध हो, ऐसा अपराध हो जिस पर जमानत का प्रावधान हो सीआरपीसी के अंतर्गत, तो वहीं पर वो लागू होती है। अजमानती अपराध में 436(2) लागू नहीं होती है, क्योंकि ये व्यवस्था सीआरपीसी में स्पष्ट धारा के अंदर कर दिया गया है। तो अजमानती अपराध से संबंधित जो हमारे पास सेक्शन है वो 437 है। तो अब उसको देख लेते हैं। तो धारा 437(5) अजमानती अपराध के आरोपी से संबंधित है। तो इसका मतलब धारा 436(2) है वो जमानती अपराध, ऐसा व्यक्ति जिसने जो अपराध किया है उसमें जमानत का प्रावधान है सीआरपीसी में, उस संबंध में लागू होती है। अब वो अपराध जिनमें जमानत का प्रावधान नहीं है सीधे सीधे, तो धारा 437(5) अजमानती अपराध के आरोपी से संबंधित है और यह शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त है कि, क्योंकि आपको पता है कि जो अजमानती अपराध होते हैं उनके संबंध में जमानत देना वो न्यायालय का विवेकाधिकार है। वो चाहे तो जमानत दे, चाहे तो जमानत ना दे। लेकिन धारा 436 में जमानत साधिकार भी मांगी जा सकती है, वो व्यवस्था उसमें की गई है। तो धारा 437(5) अजमानती अपराध के आरोपी से संबंधित है। यह शक्ति उस मजिस्ट्रेट को प्राप्त है जिसने धारा 437(1) या धारा 437(2) के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है या कर दिया था या रिहा किया था, कुछ भी आप कह सकते हैं, रिहा किया था, रिहा कर दिया था। तो उसी मजिस्ट्रेट को 437(5) के अंतर्गत प्राप्त है, वो कैंसिल कर सकता है। तो अजमानती अपराध के संबंध में किसी भी अभियुक्त को या किसी भी अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने की का पावर उसी मजिस्ट्रेट को है जिसने उसे जमानत पर रिहा किया था। अब धारा 439(2) ले लेते हैं। तो धारा 439(2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार किए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है जिसे अध्याय 33 के अंतर्गत रिहा किया गया है। तो अध्याय 33 का मतलब है कि अध्याय 33 जमानत और बंध पत्रों से संबंधित है। तो इस अध्याय की किसी भी धारा के अंतर्गत यदि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी व्यक्ति को रिहा किया गया है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार किए जाने का निर्देश दे सकता है, उसके पास ये पावर है। तो हमने तीनों सेक्शंस देख लिए। हमने देखा 436(2), 437(5) और 439(2) ब्रीफली देखा, चूंकि हमें अपना उत्तर देना है, जो पूछा गया है प्रश्न में वो ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। तो अब ये जो सेक्शंस हमारे पास जमानत से संबंधित हैं ये तो हमें पता ही चल गया और इसमें कहीं हमको सूची मिलती नहीं है। तो किन आधारों पर सूची निरस्त की जाएगी, अब हम वो आधार बता देंगे। अब चूंकि हम सीधे आधार बता देते तो हमारा क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता,
चूंकि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, जो हमारी परीक्षा ले रहा है, वो यही तो जानना चाहता है कि वो आधार आप कहाँ से लाएंगे, कैसे बताएंगे और हैं कहाँ, यही आपको बताना है। तो अब आपने जमानत के सेक्शंस बता दिए, जहां पर जमानत देने का भी प्रावधान है और ना देने का प्रावधान है, पुनः गिरफ्तार करने की भी व्यवस्था है। ये तो आपने तीनों बता दिया। अब वो लिस्ट आप कहाँ से देंगे? तो विभिन्न न्यायिक निर्णयों में जमानत निरस्त किए जाने के निम्नलिखित आधार स्वीकार किए गए हैं। तो वो हमें आधार मिलते हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णयों से हमको मिलते हैं। तो और ये धारा 437(5), हम 5 में इन सबको डाल सकते हैं, क्योंकि धारा 437(5) में जमानत को निरस्त किया जा सकता है और ये शक्ति उसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त है जिसने अभियुक्त को धारा 437(1) या 437(2) के अंतर्गत उसे जमानत दे चुका है या जमानत पर छोड़ चुका है। तो इसमें कैंसिलेशन आ जाएगा। अब वो कैंसिलेशन के आधार कहां से आएंगे? आधार यहां से आएंगे। तो पहला आधार है अभियुक्त का अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की यदि संभावना है। इन सब चीजों पर वो विचार करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, और यदि उन्हें लगेगा कि इन कारणों में से किसी भी कारण की संभावना है या कुछ कारणों की संभावना है, तो वो जमानत निरस्त कर देंगे या उसे जमानत नहीं देंगे, दोनों बातें। तो अभियुक्त का अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करना। दूसरा है जमानत पर रिहाई के उपरांत अभियुक्त द्वारा समान अपराध या कोई जघन्य अपराध कारित करने की संभावना है, तब भी वो नहीं देंगे। तीसरा है अभियुक्त का पलायन कर जाना, यदि अभियुक्त के फरार होने की संभावना है। चौथा है अभियुक्त द्वारा जमानत की विशेष सुविधा का दुरुपयोग करना, क्योंकि जमानत एक सुविधा है ताकि वो व्यक्ति बाहर आकर के अपने मामले की ठीक से पैरवी कर सके, तो ये सुविधा है। अब इस सुविधा का यदि वो दुरुपयोग करने की संभावना है। पांचवा है अधीनस्थ न्यायालय या पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा करने में स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना। तो यदि ऐसी भी आशंका है कि वो जो भी जमानत के स्थापित सिद्धांत हैं, जो भी स्थापित हो चुके हैं परंपरागत रूप से, यदि उनकी अवहेलना की भी संभावना है, तब भी। छठा है अभियुक्त का जीवन खतरे में होना। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये अभियुक्त को यदि जमानत दी जाती है तो इसका जीवन खतरे में पड़ सकता है या विरोधी इसको किसी भी तरह से इसके जीवन से खेल सकते हैं, तब भी निरस्त की जा सकेगी। और सातवां है साक्षियों को डराना धमकाना आदि। अभियुक्त द्वारा यदि अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है, वो बाहर आकर के साक्षियों को डराता है, धमकाता है, उत्पीड़ित करता है, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है, उनको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है, ये सब एक्टिविटीज। लेकिन ये इतने सिर्फ मैंने अपने आंसर को शार्ट करने के लिए लिखा है। ये जो सूची है ये बहुत लंबी है, बहुत और भी कारण हो सकते हैं, जमानत निरस्त करने के और भी बहुत से आधार हो सकते हैं। तो ये संपूर्ण सूची नहीं है, सिर्फ यह एक एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप इस आंसर में मेंशन किया गया है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम हॉल में। तो परीक्षक सिर्फ यही चाहता है कि आपको पता है कि नहीं, और जो पता है वो ठीक पता है कि नहीं पता है। तो इस का आंसर यहीं तक। और ये आप अगर आंसर इतना लिखते हैं तो जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, आपका समय बच जाता है। इससे ज़्यादा इसमें मैं नहीं समझता कि लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कहीं कोई अदालत में नहीं बैठे और न ही कोई जिरह या कोई हम प्लान तैयार कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो वो हमारा एक जो एटीट्यूड है कोर्ट वाला, वो नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड एग्जाम हॉल में एक
विद्यार्थी का होना चाहिए, एक चतुर विद्यार्थी का होना चाहिए कि वो पूछने वाला जो पूछ रहा है उसको हम कितना, कैसे और क्या बताएं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ठीक लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी ही रहती है, क्योंकि आप जज का एग्जाम दे रहे हैं, तो वही क्वेश्चन वही सेक्शन ज़्यादातर हमने पेपर देखे, मैंने 2007 से लगा करके 2018 तक के पेपर देखे, उन सब में कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं। ये जमानत का हो गया, 311 हो गया, 319 हो गया, ये बहुत पॉपुलर सेक्शन हैं, ये पूछे जाते हैं। सेक्शन 200 हो गया, 201 हो गया, 203 हो गया, 202 हो गया, ये पूछे जाते हैं। 190 पूछा जाता है। यानी कि वो जो सेक्शन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम में पूछे जाएं, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे जाएं, घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। 2007 से 2018 तक तो ये देखा ही देखा है। 2007 के पहले जब केवल एक पेपर या दो पेपर होते थे, 1979 से लगा करके अगर देखा जाए तो 1979, 82, 86, यानी 2000 तक का अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मैंने ये देखा कि ये पीछे ही पड़े हैं ये वाले क्वेश्चन। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को देने की कोशिश आज से शुरू कर रहा हूं जो पीछे ही पड़े रहते हैं, यानी कि उनको पूछे ही पूछा जाना है। क्योंकि अगर जज का एग्जाम है तो उसमें वो पूछे ही पूछे जाने हैं, क्योंकि वो जज साहब या न्यायालय में ही यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो मैंने उनका रिलेशन देखा, उनकी कनेक्टिविटी देखी और उन सारे क्वेश्चंस को निकाला जो हमारे पोस्ट से और हमारे काम से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को पूछा भी गया है। तो सारा विश्लेषण करने के बाद मेरा ये मन हुआ कि चलो भाई इनको क्वेश्चन फॉर्म में नोट्स के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो ये मेरी एक पहली कोशिश है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा, रिस्पांस जरूर भेजिएगा। तो आगे आपको मैं क्वेश्चंस और भी बहुत अच्छे अच्छे दूंगा, और ये क्वेश्चंस एकदम कहीं से कॉपी किए हुए नहीं है, सेम कॉपी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। तो ये बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है, और ये आंसर आप मुश्किल से 7 से 8 मिनट में वहाँ पर लिख देंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है या सुन लिया है या आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं तो 7 से 8 मिनट में कर देंगे। और अगर सारे क्वेश्चन आप 7 से 8 या 7 से या 9 से 10 मिनट तक भी करते हैं तब आप कहीं जा करके पूरा पेपर कर पाएंगे। उस पर भी एक आध क्वेश्चन छूटने की संभावना बनी रहेगी। तो अपने टाइम को मैनेज करिए, अपने आप को मैनेज करिए और मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।